तो नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, आजम खान को लेकर अखिलेश यादव ने तोड़ी चुप्पी, आजम खान से मिलने का कर दिया ऐलान। ये आपको बता दें कि सीतापुर जेल में बंद रामपुर विधायक आजम खान और उनके समर्थकों की बढ़ रही नाराजगी को लेकर अखिलेश यादव ने चुप्पी तोड़ दी है। मैनपुरी पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी आजम खान के साथ है। बीजेपी कांग्रेस जब मुकदमे लगा रही थी तब ये लोग कहां थे जो अब आजम खान के साथ सहानुभूति जता रहे हैं। उन्होंने खुद उन लोगों से बात की थी जो लोग आजम खान पर मुकदमे लगा रहे थे, लेकिन उन अधिकारियों पर मुकदमे लगाने का दबाव था। उन्होंने कहा कि पार्टी के लोग उनसे मिलने जाएंगे। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि यदि जरूरत पड़ेगी तो मैं भी आजम खान से मिलने जाऊंगा। और बड़ी खबर, शरद पवार ने मोदी सरकार पर बोला जोरदार हमला, कहा दिल्ली की तरह महाराष्ट्र का भी माहौल खराब करने की कोशिश, समाज को भड़काने का हो रहा काम। ये आपको बता दें कि देश में लगातार हो रही सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं को लेकर एनसीपी चीफ शरद पवार ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। शरद पवार ने दिल्ली में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि दिल्ली में हालात ठीक नहीं है, दंगे का माहौल है और अब वही स्थिति महाराष्ट्र में भी बनाई जा रही है। शरद पवार ने कहा कि लगातार लोगों और समाज को भड़काने का काम किया जा रहा है, पुलिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं, माहौल बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। दिल्ली का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली में एक तरीके का गलत माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, लेकिन वहां की पुलिस व्यवस्था केंद्र सरकार के पास है। शरद पवार ने कहा कि दिल्ली में घर तोड़ने का काम हुआ है, देश का माहौल खराब करने का काम चालू है, लेकिन सभी हिंदू मुस्लिम समाज को भाईचारा कायम रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर किसी को सभा करनी है तो सरकार उसे इजाजत देगी, लेकिन लोगों को बुलाकर भाईचारा बिगाड़ने वाले भाषण देना ठीक नहीं है। इस तरीके का काम कुछ राजकीय पार्टी कर रही है। आपको बता दें कि शरद पवार ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली की तरह महाराष्ट्र का भी माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में वैट कम करने को लेकर मोदी सरकार पर बोला जोरदार हमला। यहाँ बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राणाघाट जिला पुलिस के साथ में वर्चुअल बैठक के दौरान भाजपा और अन्य विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की पीएम मोदी की अपील और बीएसएफ के मुद्दे पर नाराजगी जताई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि ईंधन की कीमतों में वृद्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में बातचीत एक तरफा थी, हम उनसे सहमत नहीं हैं। हमने पेट्रोल पर ₹1 प्रति लीटर सब्सिडी देने के लिए पिछले 3 वर्षों में 1500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। हम ईंधन की कीमत घटाने की केंद्र से मांग करते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर बात की। यहां उन्होंने गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को वैट न घटाने के लिए घेरा। पीएम मोदी ने कुछ राज्यों का नाम लेकर खुले तौर पर कहा कि उन्होंने वैट नहीं घटाया, जिसकी वजह से उन राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम उनके पड़ोसी राज्यों की तुलना में ज्यादा हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है। जिन राज्यों का पीएम मोदी ने नाम लिया उनमें कोई भी बीजेपी शासित राज्य नहीं है। इस पर ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर वार करते हुए कहा कि पीएम मोदी राज्यों पर बोझ क्यों डाल रहे हैं, केंद्र राज्यों के साथ में सौतेला व्यवहार कर रहा है। ममता बनर्जी ने मांग की है कि मोदी सरकार खुद पेट्रोल डीजल का दाम कम करे। और बड़ी खबर, जगत गुरु परमहंस को ताजमहल में जाने की नहीं मिली एंट्री, बोले भगवा कपड़ों की वजह से रोका गया। ये आपको बता दें कि आगरा के विश्व प्रसिद्ध ताजमहल से एक नया विवाद सामने आया है। यहाँ अयोध्या के जगत गुरु परमहंस आचार्य को ताजमहल में एंट्री करने से रोक दिया गया। परमहंस आचार्य अपने 3 शिष्यों के साथ में ताजमहल देखने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। जगत गुरु का आरोप है कि भगवा कपड़ों की वजह से सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें ताजमहल परिसर में घुसने से रोक दिया। हालांकि एएसआई अधीक्षक राजकुमार पटेल ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जगत गुरु के पास में मौजूद लोहे के ब्रह्मादंड की वजह से उन्हें एंट्री नहीं दी गई थी। सुरक्षा कर्मियों ने जगत गुरु से ब्रह्मादंड जमा कर अंदर जाने की अपील की थी। इसके बाद बिना ब्रह्मादंड के जगत गुरु ने ताजमहल में जाने से मना कर दिया। इसके बाद महंत ने वहां पर मौजूद अपने शिष्यों को आशीर्वाद दिया और वापस लौट गए। आपको बता दें कि इस बीच परमहंस आचार्य का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि यहां पर एक खास धर्म के लोगों को महत्व दिया जाता है। इस वीडियो में उन्होंने कहा कि दुनिया को ताजमहल के इतिहास के बारे में गलत जानकारी दी गई है। ताजमहल असल में भगवान शिव का मंदिर है, जिसे पहले तेजो महालय के नाम से जाना जाता था। आपको बता दें कि फिलहाल ताजमहल परिसर में किसी भी तरीके की धार्मिक गतिविधियों पर पूरे तरीके से रोक लगी हुई है। शुक्रवार के दिन ताजमहल के अंदर बनी मस्जिद में सिर्फ नमाज अदा करने की इजाजत दी जाती है।
और बड़ी खबर, विपक्षी नेताओं से मुलाकात के बाद केसीआर ने किया बड़ा ऐलान। बोले मोदी को हटाकर किसी टॉम डिक या हैरी को पीएम नहीं बनाना चाहते। ये आपको बता दें कि फिलहाल तेलंगाना के मुख्यमंत्री और तेलंगाना राष्ट्र समिति के सर्वेसर्वा के चंद्रशेखर राव ने भारतीय राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के गठन पर जोर देते हुए इस नए मोर्चे के नए मंत्र गिनाए। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य सिर्फ भाजपा को हराना या पीएम मोदी को सत्ता से बाहर कर किसी टॉम डिक या हैरी को पीएम की कुर्सी पर बैठाना नहीं है, बल्कि देश की प्रगति और विकास के एजेंडे पर काम करना है। केसीआर की ये टिप्पणी हाल ही में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद आई है, जिसमें उन्होंने केसीआर से कहा था कि बिना कांग्रेस के साथ वो किसी गठबंधन के बारे में नहीं सोच सकते। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। कहा बसपा ने बीजेपी को दिया वोट, क्या अब मायावती को राष्ट्रपति बनाएगी बीजेपी। आपको बता दें कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा चीफ अखिलेश यादव ने राष्ट्रपति चुनाव का जिक्र करते हुए बसपा चीफ मायावती और बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी को वोट देने का काम किया। इसके बाद अब इंतजार है कि बीजेपी मायावती को राष्ट्रपति बनाती है या नहीं। अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कई और मुद्दों का भी जिक्र किया। उन्होंने आजम खान के खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर कहा कि ये सभी मामले फर्जी तरीके से दर्ज करवाए गए। उन्होंने कहा कि मैं आजम खान जी के साथ खड़ा हूं, मैंने उन लोगों से बात की है जिन्होंने उनके खिलाफ केस किए हैं, उन सभी पर सरकार की तरफ से दबाव बनाया गया। शिवपाल यादव के भाजपा में शामिल होने की अटकलें चुनाव नतीजों के बाद से ही जारी हैं। इस पर अखिलेश यादव ने जवाब देते हुए कहा कि अगर हमारे चाचा को भाजपा लेना चाहती है तो देर क्यों कर रही है, भाजपा के लोग देर किस बात की कर रहे हैं। मुझे चाचा जी से कोई भी नाराजगी नहीं है, लेकिन भाजपा बता सकती है कि वे क्यों खुश हैं। बता दें कि अखिलेश यादव लगातार यूपी की बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं। हाल ही में बुलडोजर के इस्तेमाल को लेकर भी उन्होंने योगी सरकार को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा कि अब योगी सरकार का बुलडोजर गरीबों और अल्पसंख्यकों पर चलना शुरू हो गया है। इसके खिलाफ सपा ने प्रदर्शन का भी ऐलान किया है। इसके अलावा जब दिल्ली के जहांगीरपुरी में बीजेपी शासित एमसीडी ने बुलडोजर की कार्रवाई की थी तो अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को अब इसे अपना लोगो बना लेना चाहिए। आपको बता दें कि फिलहाल उन्होंने साफ कर दिया है कि यदि मायावती ने बीजेपी को वोट डलवाया है तो क्या अब मायावती को बीजेपी राष्ट्रपति बनाएगी। अगली बड़ी खबर, बुलडोजर के बाद अब नया हथियार ला रही योगी सरकार, सड़क पर निकल नहीं पाएंगे अपराधी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में क्राइम कंट्रोल के लिए योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में बुलडोजर का इस तरीके से इस्तेमाल किया कि न सिर्फ इससे अपराधियों में खौफ पैदा हुआ बल्कि ये सरकार की हनक का सिंबल भी बन गया है। यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश समेत दूसरे राज्यों में भी बुलडोजर जमकर गरजने लगे हैं। इस बीच योगी सरकार ने अपराध पर लगाम लगाने के लिए एक और नए हथियार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यह है फेस रिकॉग्निशन कैमरा, जो सड़क पर निकलते ही अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा देगा। योगी सरकार ने एडवांस सर्विलांस सिस्टम के तहत वाराणसी के चौक चौराहों और गलियों में कैमरे लगवा दिए हैं, जिससे अपराधियों का बच पाना अब मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। बताया जा रहा है कि जल्द ही प्रदेश के दूसरे शहरों में भी इन कैमरों को लगवा दिया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे अपराध को काफी हद तक काबू किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अब यदि कोई भी अपराधी वाराणसी में दाखिल होता है तो वे फेस रिकॉग्निशन कैमरे से बच नहीं पाएगा। वाराणसी स्मार्ट सिटी के मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर डी वासुदेवन ने बताया कि पुलिस के सुझाव से वाराणसी में 16 लोकेशन पर 22 कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे करीब 50 से 60 मीटर की दूरी से अपराधियों की पहचान कर लेते हैं। तुरंत ही काशी इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम के सिस्टम में बैठे एक्सपर्ट पुलिस कर्मियों को अलर्ट कर देता है। फेस एल्गोरिथम यानी डेटाबेस में मौजूद अपराधी की फोटो को कैमरे से कैप्चर करके पिक्चर से मिलान करेगा और उसकी विशेष पहचान, कोडिंग और नाम से बता देगा। ये कैमरे अपराधियों को सालों पुरानी फोटो, मास्क, हेलमेट या किसी भी प्रकार से ढके होने पर भी चेहरों की पहचान कर लेगा। अपराधी अपना हुलिया बदलेंगे तो भी कैमरे की नजर से बच नहीं पाएंगे। आपको बता दें कि वीडियो एनालिटिक्स के माध्यम से पूरे जिले के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। लाखों की भीड़ में भी फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर अपराधियों के चेहरों को खोज निकालेगा, जो चेहरों की पहचान प्रतिशत में बता देगा। कैमरे पर मौसम की मार भी बेअसर है। लाइव फीड के अलावा यह सॉफ्टवेयर फोटो टू फोटो और फोटो टू वीडियो में भी अपराधी को सर्च कर सकता है। आपको बता दें कि फिलहाल बुलडोजर के बाद योगी सरकार ने नया हथियार ढूंढ लिया है।
और बड़ी खबर, मोहम्मदपुर गांव समेत 40 गांव का नाम बदलने को लेकर बड़ा सियासी तापमान। दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप। आपको बता दें कि दरअसल दक्षिण पश्चिम दिल्ली के मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलने को लेकर सत्ताधीन आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जमकर राजनीति हो रही है। बीजेपी की मांग है कि मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलकर माधवपुरम किया जाए, जिसका प्रस्ताव वो दक्षिणी नगर निगम से पिछले वर्ष ही पास करा चुकी है और एसडीएमसी मेयर मुकेश सूर्यान की भी अग्रिम मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन मोहम्मदपुर गांव के पार्षद भगत सिंह टोकस के मुताबिक पिछले 6 महीनों से दिल्ली सरकार ने इस मामले को अधर में लटका रखा है। टोकस का कहना है कि पंचायत और गांव के लोगों की ही कई सालों से इच्छा थी कि इस गांव का नाम बदलना चाहिए और जब अब मेरा प्रस्ताव निगम में पारित हो गया है तो दिल्ली सरकार कोई भी एक्शन नहीं ले रही। दिल्ली सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि आजादी को 75 साल हो चुके हैं, कोई भी गुलामी की मानसिकता देश को नहीं चाहिए। दिल्ली सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करती है, एक वर्ग विशेष को खुश करने की होड़ में लगी रहती है। हम 40 और गांव के नाम बदलेंगे क्योंकि इन सभी गांवों की पंचायत ने हमें प्रस्ताव दिया है। आपको बता दें कि फिलहाल दिल्ली में 40 गांव के नाम बदलने की तैयारी चल रही है। अगली बड़ी खबर, बिजली कटौती पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला जोरदार हमला। कहा ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 4 घंटे मिल रही बिजली। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में मुख्यमंत्री के आदेशों और निर्देशों को अधिकारी, विशेषकर पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारी तनिक भी तवज्जो नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि अघोषित बिजली कटौती से हाहाकार मचा हुआ है, गर्मी का पारा चढ़ता जा रहा है, पर राज्य सरकार पर्याप्त बिजली का इंतजाम नहीं कर पा रही। अफसरों की लापरवाही और अकर्मण्यता पर कहीं नियंत्रण नहीं लग रहा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के दूसरे कार्यकाल में बिजली मंत्री बदल गया लेकिन दुर्दशा नहीं बदली। सरकारी बयानों में ग्रामीण क्षेत्रों में 18 से 20 घंटे बिजली सप्लाई का दावा किया जा रहा है, जबकि महज 4 घंटे बिजली दी जा रही है। अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पीएम मोदी ने लगाया आरोप तो विपक्षी दल बोले कि आप वसूलते हैं 3 गुना टैक्स। आपको बता दें कि देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर है। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को लेकर हुई मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में गैर बीजेपी शासित राज्यों पर बड़ा आरोप लगा दिया। पीएम मोदी ने कहा कि जब केंद्र की तरफ से राज्यों से कहा गया था कि पेट्रोल डीजल पर वैट कम करें तो कई राज्यों ने ऐसा नहीं किया। अब पीएम मोदी के इस आरोप का विपक्ष ने जवाब दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पीएम मोदी को जवाब देते हुए यूपीए सरकार और मौजूदा एनडीए सरकार में एक्साइज ड्यूटी के आंकड़े जारी किए। साथ ही मांग करते हुए कहा कि पेट्रोल और डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई उसे तुरंत वापस लिया जाए। आपको बता दें कि इसके अलावा महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर वैट कम करने के मुद्दे पर भी पीएम मोदी से बात हुई। इसके बारे में मुख्यमंत्री फैसला लेंगे, लेकिन हमारा राज्य सबसे ज्यादा टैक्स देता है। वहीं पीएम मोदी के राज्यों पर लगाए गए आरोपों को लेकर डीएमके सांसद टीकेएस एलंगोवन ने कहा कि पीएम मोदी ने तेल पर टैक्स कम करने के लिए सिर्फ विपक्षी राज्यों का ही जिक्र किया। वो ये नहीं कह सकते थे कि गुजरात और कर्नाटक को भी टैक्स घटाना चाहिए। भारत सरकार जितना टैक्स वसूल रही है वो इन राज्यों के टैक्स से 3 गुना ज्यादा है। अगली बड़ी खबर, रणदीप सिंह सुरजेवाला के ट्वीट पर अनुराग ठाकुर ने बोला हमला। पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर विपक्ष की जमकर लगा दी क्लास। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान के बाद तेल के दामों को लेकर दोष मढ़ने का काम तेज हो गया है। पीएम मोदी ने कहा था कि केंद्र सरकार ने तेल के दामों में टैक्स में कमी की थी तो उसके बाद तमाम राज्यों ने अपना हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान कर जनता को फायदा देने के लिए टैक्स में कटौती की। उनके इस बयान पर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आलोचना की और कुछ आंकड़ों के जरिए पीएम मोदी को झूठा साबित करने की कोशिश की। कुछ देर के बाद ही रणदीप सिंह सुरजेवाला के बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों ने महीनों पहले ही अपने टैक्स में कटौती की और आम नागरिक को उसका लाभ पहुंचाया था। केंद्रीय मंत्री ने कुछ आंकड़े साझा करते हुए कहा कि कर्नाटक को 5,000 करोड़, गुजरात को 4,000 करोड़ और बाकी राज्यों को भी हजारों करोड़ की क्षति टैक्स कलेक्शन में कमी की वजह से हुई है, लेकिन भाजपा शासित राज्यों में आम नागरिक को उसका लाभ मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्षी दल सिर्फ केंद्र की ओर देखते हैं और टैक्स में कटौती नहीं करते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कारण है कि विपक्षी दलों वाली सरकारें लोगों का भला नहीं कर रही हैं।
अगली बड़ी खबर, केशव प्रसाद मौर्य ने कर दिया बड़ा दावा, कहा 2024 में समाप्त पार्टी हो जाएगी सपा। ये आपको बता दें कि वर्ष 2024 में सपा समाप्त पार्टी हो जाएगी। ये बात उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कही। पत्रकारों ने शिवपाल यादव के मुख्यमंत्री से मिलने और भाजपा में शामिल होने की चर्चा को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलने तो अखिलेश यादव, सोनिया गांधी, कोई भी जा सकता है। जहां तक किसे पार्टी में शामिल कराना है या नहीं कराना, ये तो पार्टी तय करती है। उन्होंने आजम खान से अन्य दलों के नेताओं की मुलाकात के प्रश्न पर कहा कि यह सपा की बीमारी है, वो ही जाने। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संगठन बढ़े चलो, सुपथ पर चले चलो, भला हो जिसमें देश का, किसान का, नौजवान का, वो काम करते चलो के सिद्धांत पर भाजपा चल रही है। उन्होंने साफ कर दिया है कि 2024 में समाजवादी पार्टी समाप्त पार्टी हो जाएगी। अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में 115 दिन से चल रहे किसान आंदोलन में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत। मंदिर मस्जिद में लाउड स्पीकर पर किया बड़ा ऐलान। आपको बता दें कि फिलहाल देश भर में इन दिनों लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। सांसद जेल जा रहे हैं तो नेताओं पर पथराव हो रहा है। मंदिर और मस्जिद में लाउड स्पीकर लगाने और निकालने को लेकर हर कोई बहस कर रहा है। अब इस मुद्दे में किसान नेता राकेश टिकैत भी कूद पड़े हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 115 दिनों से किसान आंदोलन चल रहा है। इसी किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए किसान नेता और भारतीय राष्ट्रीय किसान संघ के नेता राकेश टिकैत रायपुर पहुंचे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि वो लाउड स्पीकर उतारने के पक्ष में हैं। राकेश टिकैत खुलकर बीजेपी का समर्थन करते दिखाई नहीं दिए, लेकिन जिस तरीके से राकेश टिकैत लाउड स्पीकर उतारने की बात कह रहे हैं उससे यह साफ दिखाई दे रहा है कि वो क्या चाहते हैं। बातचीत में राकेश टिकैत ने एक कहानी बताते हुए एक गांव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर की वजह से मैं रात भर सो नहीं पाया था। 1 बजे जब घर पहुंचा तो 4 बजे से लाउड स्पीकर चलने लगा। अगर सो गया होता तो नींद आ जाती, इसलिए मैं भी चाहता हूं कि लाउड स्पीकर मंदिर हो या मस्जिद सभी से उतारे जाएं। अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल की कीमतों में मिल सकती है राहत, उद्धव ठाकरे सरकार घटा सकती है वैट। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र में पेट्रोल डीजल की मार से आने वाले दिनों में लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। महाराष्ट्र सरकार गुरुवार को आयोजित होने वाली मीटिंग में पेट्रोल डीजल पर वैट को कम करने पर चर्चा कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक पेट्रोल पर लगने वाले टैक्स में 1 रुपए की कटौती करने पर सरकार विचार कर फैसला ले सकती है। पेट्रोल की कीमतों पर 31 रुपए 58 पैसे केंद्र सरकार का टैक्स है, तो वहीं 32 रुपए 55 पैसे राज्य सरकार का टैक्स है, जो केंद्र सरकार के टैक्स से 1 रुपया ज्यादा है। आपको बता दें कि इस कारण वित्त विभाग 1 रुपए टैक्स कम करने का कैबिनेट में प्रस्ताव रख सकती है। हालांकि कैबिनेट में सहमति बनने पर ही इसे लेकर फैसला होगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।